नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी और राहुल गांधी को डिकोड करने के इस दूसरे पार्ट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कल हमने राहुल गांधी की पर्सनैलिटी के कुछ पहलू डिकोड किए थे, जिसमें हमने राजनीति को छोड़ दिया था, बाकी चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। आज ज़रा राहुल गांधी की राजनीति की बात कर लेते हैं कि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी कितने कमज़ोर या कितने मजबूत हैं। तो राहुल गांधी की राजनीति को डिकोड करने के लिए दरअसल राहुल गांधी का वो सफर पे नजर डालना भी जरूरी है, जो सफर उन्होंने हिंदी राजनीति का जो सफर शब्द है, उर्दू का शब्द, उसको जानने के लिए उन्होंने जो इंग्लिश का सफर अपनी निजी निजी जिंदगी में झेला, उसको भी समझना जरूरी है। वो तकलीफें, वो जो मुसीबतें उन्होंने झेली, वो किसी आम इंसान ने नहीं झेली। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में और किसी को वो तकलीफें झेलनी होगी। तकलीफें वो नहीं कि भई पैसे की कमी थी या वो नहीं। तकलीफें जो दिमागी तौर पर उनको झेलनी पड़ी, जब दादी की हत्या हो गई, उसके बाद पिता की हत्या हो गई। इस दौरान जो उन्हें नाम बदल कर पढ़ाई करनी पड़ी, सुरक्षा के कारण ना जा सकते थे, कहीं ना आ सकते थे, चुप चीज़ें करनी पड़ती थी, लाइमलाइट से दूर रहना पड़ता था। वो जब एक बच्चा बढ़ रहा होता है, उसके दिमाग पर ये चीज़ें बहुत गहरा असर करती। अब सोचिए उस मेंटल ट्रॉमा से कोई निकल के आया हो, तो उसकी शख्सियत पर उसका असर होना लाजिम है। उसके बावजूद राहुल गांधी की पर्सनैलिटी की जो हमने कल ज़िक्र किया, वो अलग ही पहलू दिखाता है। वहाँ कहीं नहीं लगता, उन सब चीज़ों को देख के बिल्कुल ये नहीं लगता कि कभी इस शख्स को इतना कुछ झेलना पड़ा। वजह वजह ये कि इस शख्स ने अपने आप को मानसिक रूप से तैयार किया, और शायद यही वजह है कि इस देश में हजारों लाखों राजनेता होंगे, उनमें से ढूंढ के निकालिए कि मानसिक या राजनीति को अलग छोड़िए, शारीरिक रूप से राहुल गांधी से ज्यादा फिट कौन नजर आता है। 55 साल की उम्र हो गई है, मुझसे बड़े हैं। मैं 52 साल का हूं, 3 साल मुझसे भी बड़े हैं, लेकिन मैं उनके सामने बुजुर्ग लगता हूं। उनकी फिटनेस देखिए, उनका स्पोर्ट्स को लेकर जो क्रेज है उसको देखिए। वो शारीरिक फिटनेस आपको मानसिक रूप से भी बहुत मजबूत करती है। और ये उनकी पर्सनैलिटी का कल का जो पार्ट है वो छूट गया था, जो कल जिक्र नहीं कर पाए थे, लेकिन ये राजनीति से भी कनेक्टेड है। जब 2014 में वो संसद पहुंचे, कौन राहुल गांधी को मंत्री बनने से रोक सकता था? वो उप प्रधानमंत्री भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मना किया, कहा नहीं, पहले मैं सीखूंगा, सीख के फिर करूं। फिर 2009 में मनमोहन सिंह ने इनडायरेक्टली कह भी दिया था कि राहुल गांधी संभाल लें प्रधानमंत्री की कुर्सी। उन्होंने प्रधानमंत्री तो छोड़िए, उन्होंने मंत्री की कुर्सी भी नहीं दी। कल मैंने एक जिक्र किया था आपको कि 2010 के आसपास राहुल गांधी ये समझने लगे थे कि आने वाला वक्त कांग्रेस के लिए बहुत टफ होने वाला, बहुत मुश्किल भरा सफर होने वाला है। वो जान गए थे, इसीलिए वो उस वक्त कांग्रेस को बदलने की कोशिश शुरू कर चुके थे। लेकिन उस वक्त कांग्रेस के अंदर जो पुराने कांग्रेसी है, उन्होंने इतनी मजबूत जड़ें बना रखी थी कि राहुल गांधी को टिकने ही नहीं दिया। सोनिया गांधी के आसपास भी जो लोग थे, वो कांग्रेस को कंट्रोल कर रहे थे, और कांग्रेसियों के पास उस वक्त एक ही मंत्र होता था कि बस मैडम सोनिया गांधी को खुश रखो, बाकी सब हो जाएगा। जबकि राहुल गांधी ये चीज समझ रहे थे कि जो उनकी मदर के आसपास जो कोटरी है, वो असलियत उनकी मां तक पहुंचने ही नहीं दे रही कि कांग्रेस की असलियत क्या है। राहुल गांधी ये जानते थे, वो बदलने की कोशिश की लेकिन नहीं बदलने दिया। फिर नतीजा 14 में आपके सामने है क्या हुआ है। और उसके बाद 14 से लेकर 25 तक 11 साल हो गए, अभी तक सड़क पे कांग्रेस है। सड़क में इन द सेंस की ऑपोजिशन में है। लेकिन फर्क ये है कि इन 11 सालों में सड़क पर वो नहीं दिख रहे जो उस वक्त
राहुल गांधी को कांग्रेस को बदलने से रोक रहे थे। वो जो मलाई खा रहे थे उस वक्त, आधे से ज्यादा तो बीजेपी की गोद में बैठ गए हैं, आधे से ज्यादा कांग्रेस के घुन बन के बैठे हैं, या फिर चुपचाप कहीं बैठे हैं, लेकिन पद सबके पास है। वो सड़क पे नहीं है। सड़क पे कौन है? वो शख्स जो उस वक्त समझ चुका था कि आगे का सफर मुश्किल है। वो अब नए सिरे से कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी 2010 में वो जो कोशिश कर रहे थे, 2025 में जाकर उस कोशिश को दोबारा कर रहे हैं। यानी 15 साल लग गए राहुल गांधी को भी कांग्रेस के अंदर कुछ बदलाव करने में। ये बताता है कि उन्होंने कितनी जल्दी राजनीतिक मेच्योरिटी हासिल कर ली थी। हालांकि कह सकते हैं कि भाई उनके घर में तो, उनके तो खून में राजनीति है, खून में राजनीति तो है, लेकिन वो गुण नहीं सीख पाए ना, क्योंकि जब दादी की हत्या हुई तो वो बहुत छोटे थे। तब जाहिर सी बात है दादी उनसे ऐसी राजनीतिक बातें तो नहीं करती होंगी। फिर पिता प्रधानमंत्री बने, पिता भी राजनीतिक रूप में इतने परिपक्व नहीं थे। लेकिन जब पिता की भी हत्या हो गई तो उसके बाद तो जिस तरह से वो उनका निजी जिंदगी अस्त व्यस्त रही, वहां राजनीति सीखने का मौका कहां मिला उन्हें। उनकी दादी इंदिरा गांधी को उनके परनाना से राजनीति विरासत और राजनीतिक गुर सीखने को मिले, पिता को उनकी दादी से मिले, उनकी माँ को उनके पिता से के साथ रह के मिले गुण, लेकिन राहुल गांधी को तो किसी से नहीं मिले ना। उसके बावजूद उन्होंने जो राजनीतिक मैच्योरिटी दिखाई वो अपने उससे दिखाई। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि कांग्रेस से ज्यादा मोदी जी उस चीज को समझ चुके थे। इसलिए मोदी जी की इस बात पर तारीफ बनती है। वो समझ चुके थे कि ये शख्स कुछ अलग राजनीति कर रहा है, ये शख्स कुछ अलग करना चाह रहा है। इसलिए 2010 में सोनिया गांधी को निशाना नहीं बनाया गया या कांग्रेस के किसी और को निशाना नहीं बनाया गया, बाकायदा राहुल गांधी को लेकर एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि राहुल गांधी की इमेज मजबूत ना होने दी जाए, क्योंकि उस वक्त सही में मोदी शाह समझ चुके थे कि ये शख्स अगर जो सोच रहा है वो कर बैठा तो मोदी जी एक बार दिल्ली की कुर्सी पे बैठ तो जाएंगे, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने पूरी प्लानिंग के जरिए मीडिया के लोगों के साथ मिलके वो पप्पू की इमेज गढ़ी। और फाइनेंस कहां से आया ये भी आपको पता है, वरना क्या जरूरत थी। राहुल गांधी तो तब तक ना मंत्री थे, ना कुछ भी नहीं थे, ना अध्यक्ष थे पार्टी के, कुछ भी तो नहीं थे उस वक्त। लेकिन उस वक्त उन्होंने यूथ कांग्रेस में बदलाव लाने की कोशिश की, चुनाव के जरिए अध्यक्षों को चुनने की कोशिश की, वो प्रोसेस शुरू किया। इनफैक्ट वो बात पुराने कांग्रेसियों को तो हजम नहीं हुई, लेकिन ओपोनेंट समझ गए कि ये कदम से ये शख्स कहां ले जाना चाह रहा है अपनी पार्टी को, किस तरह की राजनीति कर रहा है। इस बात के लिए मोदी शाह की तारीफ बनती है कि वो राजनीतिक रूप से तब भाप गए थे चीजों को। बहुत से तब के कांग्रेसियों को तो अभी भी समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात, चलिए अपोजिशन में आ गए, अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बने, चुनाव हारे, अध्यक्ष ही छोड़ दी। उसके बाद नए राहुल गांधी देखने को मिले। राहुल गांधी के दरअसल इस चुनावी उसमें राजनीतिक सफर में 21 साल में दो चेहरे तो बिल्कुल, दो अलग पर्सनैलिटीज आपको दिखती है। एक वो जो एग्रेसिव, ऐसे बाहें ऊपर चढ़ के एग्रेसिव भाषण दिया करते थे। कल मैंने आपको सुनाया था जो मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगता हूं, वो लहजा था जिसमें गुस्सा था, जिसमें एक तरह की फ्रस्ट्रेशन दिखती थी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो गुस्सा बीजेपी से ज्यादा उन्हें अपनी पार्टी पर था, अपने नेता, अपने लोगों पर था कि ये क्यों नहीं जवाब दे रहे करारा, क्यों नहीं वो कर रहे, बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। एक वो राहुल गांधी, एक राहुल गांधी है पोस्ट 2019 चुनाव, खास करके भारत जोड़ो यात्रा, पोलाइट, सॉफ्ट, अपनी बात रखते हैं, लेकिन आराम से सब तरह से सुनाते सबको है, मीडिया को भी सुनाते हैं, चुनाव आयोग को भी सुनाते हैं, अडानी, अंबानी, मोदी, शाह सबको सुनाते हैं, लेकिन लहजा बिल्कुल बदल गया है। और उसी लहजे की वजह से, बदले लहजे की वजह से राहुल गांधी के चेहरे पर
अब अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आपको दिखता है, खासकर तब जब वो कहते हैं कि मैं मोदी से कुछ भी करा सकता हूं। जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक 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 पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक 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 टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं, 2 मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो। ये तो राहुल गांधी के सफर की एक मैंने थोड़ा सा जो है उसका विश्लेषण किया। दरअसल अब मैं जो बात कहने वाला हूं वो शायद आप बहुत से लोग उससे एग्री ना करें, कुछ लोगों को अजीब भी लगे, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वो आपको अपनी बात कह रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ना सिर्फ कांग्रेस के, आजाद भारत की कांग्रेस के, मैं 1947 की बात कर रहा हूं, 1947 से 2025 तक की कांग्रेस, न सिर्फ उस कांग्रेस के बल्कि गांधी नेहरू परिवार के भी सबसे बड़े नेता हैं। जी हां, मेरे हिसाब से वो राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इन सब से बड़े नेता हैं और कांग्रेस के आजादी के बाद की कांग्रेस के भी सबसे बड़े नेता हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। कांग्रेस के सफर ले लीजिए 47 से लेकर 25 तक, और गांधी नेहरू परिवार का सफर भी ले लीजिए। किसको इतनी राजनीतिक मुश्किलात का सामना करना पड़ा? 47 में कांग्रेस के हाथ में सत्ता आई, वो सत्ता ब्रिटिशर्स से आई, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, सब नेता को मिली सत्ता और चलाई उन्होंने आगे। चेहरे हमेशा कांग्रेस के पास बड़े रहे, कभी नेहरू, कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी। जब चेहरा नहीं थे तो पीवी नरसिम्हा राव जीत तो गए थे, लेकिन आपको मालूम है समर्थन की सरकार थी। फिर सोनिया गांधी चेहरा बनी, फिर यूपीए की सरकारें चली, तो मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, लेकिन चेहरा कौन थे? सोनिया गांधी थी। उसके बाद जब कांग्रेस के पास कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं बचा, राहुल गांधी की कीमत गढ़ दी गई, तब क्या हुआ कांग्रेस को? तब कांग्रेस के बाकी नेता कहां दिखे? अगर कांग्रेस के लीडर्स इन चेहरों के बगैर, कांग्रेस के नेता अपने दम पर बड़े नेता थे, तो जब राहुल गांधी का इमेज को खराब किया गया तो कोई और चेहरा दिखना चाहिए था ना। कांग्रेस के पास तो दूसरा चेहरा तैयार होना चाहिए था। कांग्रेस को नुकसान नहीं होना चाहिए था, नुकसान सिर्फ राहुल गांधी को होना चाहिए था। लेकिन मोदी शाह ने चेहरे को निशाना बनाया और कांग्रेस गिर पड़ी। कांग्रेस गिरी और ऐसी गिरी कि अब वही चेहरा ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जब जब कांग्रेस ने शासन किया या कांग्रेस के रीजनल नेता या कोई और नेता बड़ा हुआ, तब तब ये सोचिएगा कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही है। आज की डेट में 11 साल हो गए सत्ता से बाहर हुए, कांग्रेस ने कब इतना बड़ा सफर, राजनीतिक सफर तय किया बिना सत्ता के और इतने बड़े ओपोनेंट के सामने? और तब कौन लड़ा? एक ही नाम आता है, राहुल गांधी। अब आइए बात करते हैं गांधी नेहरू परिवार का सबसे बड़ा नेता क्यों बोल रहा हूं मैं इसका? इसलिए बोल रहा हूं कि पंडित नेहरू ने आजादी की लड़ाई में, मतलब गांधी जी, पटेल के साथ, सबके साथ पूरा कंट्रीब्यूशन दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब नेहरू को सत्ता मिली, जब प्रधानमंत्री बने, वो विजनरी थे। देश का 100 साल आगे तक का उन्होंने सोच के वो सारा काम किया जो उनको पता था कि आने वाले वक्त में भारत इसी से तरक्की करेगा। वो विजनरी नेता थे, विजनरी प्रधानमंत्री थे। मैं प्रधानमंत्रियों की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा, गांधी नेहरू परिवार की जब मैं बात कर रहा हूं, मैं नेता की बात कर रहा हूं। लेकिन नेहरू विजनरी थे, उनके साथ एक प्लस पॉइंट था कि उन्हें कभी
ना तो ऑपोजिशन में बैठना पड़ा और ना ही इतना तगड़ा विपक्ष मिला। इसलिए वो इतना दिखाते थे कि विपक्ष की बात करते थे और विपक्ष के मजबूत होने की बात करते थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। फिर उनके बाद बैठती है इंदिरा गांधी, जो प्रधानमंत्री बनती है। पिता से राजनीतिक गुर सीखे, सब कुछ सीखे। वो पहले से राजनीति में थी, जानती थी कि सरकारें कैसी चलती हैं, क्या है। ना उनके सामने भी मजबूत विपक्ष नहीं आया। एक बार इमरजेंसी, वो भी उनकी खुद की कमी की वजह से विपक्ष को सत्ता मिली, लेकिन विपक्ष इतना कमजोर था कि 2 साल में सत्ता वापसी हो गई। फिर राजीव गांधी मां के बाद सत्ता में बैठे, एक सिंपैथी वोट मिला बहुत जबरदस्त तरीके से, लेकिन जैसे ही कमियां उजागर हुई सत्ता से बाहर हो गए। उसके बाद फिर इस दुनिया में ही नहीं रहे हो बेचारे, जब को वापस आना था। फिर आती हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी कांग्रेस की कमान संभालती हैं, लेकिन बेशक सत्ता बीजेपी की थी, लेकिन वो बीजेपी एनडीए की सरकार चला रही थी और अपने दम पर कुछ राज्यों तक ही सीमित थी। उसके बाद पैन इंडिया मजबूत पार्टी नहीं थी। तब भी कांग्रेस ही सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी थी। इसीलिए 2004 में सत्ता में आ गई यूपीए की सरकार। लेकिन जब राहुल गांधी राजनीति संभालते, जब कांग्रेस को संभालने की बारी आती है, तब कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ा टफ कंपटीशन मिलता है। आज का जो दौर है, आज जो कांग्रेस के सामने बीजेपी खड़ी है, संघ खड़ा, पूरा सिस्टम खड़ा है, इतनी मुश्किलात कांग्रेस के अंदर और गांधी नेहरू परिवार के अंदर राजनीतिक रूप में किसको झेलनी पड़ी? किसी को नहीं। नेहरू जी ने सत्ता चलाई, इंदिरा गांधी जी ने सत्ता चलाई, राजीव गांधी ने सत्ता चलाई, सोनिया गांधी ने भी एक तरह से सत्ता चलाई। विपक्ष नहीं देखा। विपक्ष में रह के सामने इतनी मजबूत सत्ताधारी पार्टी नहीं देखी, इतना निचले लेवल का हमला नहीं देखा। जब सोनिया गांधी भी विपक्ष में थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उससे पहले जब कांग्रेस तब विपक्ष में थी, जब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, इन सब की सरकारें थी, लेकिन कांग्रेस को इतने नीचे गिर पर कांग्रेस पे ऐसे हमले नहीं हुए थे, कांग्रेस के नेताओं पे ऐसे नीचे हमले नहीं होते थे, ऐसे एक सिस्टमेटिक तरीके से पार्टी को ही खत्म करने की कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इसलिए इन सब से मुश्किल है कि पार्टी भी सबसे कमजोर स्थिति पे है। सामने जिनसे लड़ना है, जो सत्ता में बैठे हैं, वो सबसे मजबूत, अब तक का भारत के इतिहास के, आजाद भारत के इतिहास में सबसे मजबूत नॉन कांग्रेस पार्टी है। और ऊपर से सिस्टम को उन्होंने अपने हिसाब से ऐसे ढाल लिया है कि उस सिस्टम को अपने एक सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना ऐसा कुछ सिस्टम, ऐसा टॉपिक या इतना मुश्किलात हालात नेहरू, इंदिरा या राजीव के टाइम भी होते तो शायद वो इतना सस्टेन नहीं कर पाते जितना सस्टेन राहुल गांधी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू अच्छे होंगे, इंदिरा गांधी अच्छी थी, राजीव गांधी अच्छे रहे होंगे, सब अच्छे रहे होंगे, लेकिन नेता गांधी नेहरू परिवार में सबसे मजबूत और सबसे शानदार राहुल गांधी है। राहुल गांधी की राजनीतिक का जो दूसरा पहलू है, वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो हमने देखा नहीं, क्योंकि वो सत्ता अभी तक सत्ता के हिस्सेदार या सत्ता के भागीदार नहीं बने, वो कहीं सत्ता में हिस्सेदार नहीं रहे। तो वो सत्ता शासक के तौर पर कैसे रहते हैं? शासक के तौर पे क्या अपने नाना पर, अपने परनाना, अपनी दादी, अपने पिता को पीछे छोड़ सकते हैं? वो मैं नहीं कह सकता। वो हम तब जज कर सकते हैं जब एक बार उनके सत्ता के उनके हाथ में आएगी। लेकिन एक कांग्रेस लीडर के तौर पर वो अपने खानदान के लोगों को भी पीछे छोड़ चुके हैं और कांग्रेस के बाकी नेताओं को तो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। आजाद कांग्रेस के इतिहास में मैं महात्मा गांधी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं आजाद भारत के बाद की बात कर रहा हूं। तो इसलिए मेरी नजर में कांग्रेस ने अब तक 1947 से अब तक जो सबसे टफ लीडर पैदा किया है, उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। और ये
उनका राजनीतिक सफर है। उम्मीद करता हूं कि जब वो सत्ता वाली राजनीति करेंगे, जब सरकार चलाने वाली राजनीति करेंगे, तब भी शायद इतने मजबूत हों, ये उम्मीद करते हैं। क्योंकि वो हमने अभी तक देखा नहीं है तो उस पर कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल नेता के रूप में, एक पार्टी के नेता के रूप में तो अब तक कांग्रेस इतिहास के कोई और नेता मुझे उनके आसपास नजर नहीं आते। ये था राहुल गांधी का एक पॉलिटिकल जो अब तक का सफर है, जो उसका एक विश्लेषण टाइप आप समझ लीजिए कुछ किया है। आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देना मत भूलिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।